दोस्तों सोचिए एक शख्स अनजाने में किसी रेड लाइट एरिया के कोठे पर चला जाता है। वहां जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने करीब 20 अलग-अलग खूबसूरत महिलाएं खड़ी होती हैं। वो शख्स एक-एक करके उन चेहरों को देख रहा था कि तभी एक महिला पर जाकर उसकी नजर ठहर जाती है। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं, वो महिला शर्म और खौफ से अपनी नजरें झुका लेती है। उस शख्स के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह चेहरा तो बेहद जाना पहचाना है। वो तुरंत उस महिला का चयन करता है और उसे लेकर कमरे में चला जाता है। जब बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, तो जो सच सामने आता है वो किसी भी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दोस्तों वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी शख्स की अपनी धर्म पत्नी थी। अपनी ही बीवी को उस नर्क में देखकर उस पति का क्या हाल हुआ होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश कुमार और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो साल 2011 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और माया नगरी मुंबई के बीच घटित हुई थी। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि सफर में की गई एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है और एक समझदार पति कैसे अपनी सूझबूझ से अपनी पत्नी के लिए फरिश्ता बन सकता है। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है बेंगलुरु शहर से। यहाँ रहने वाला साहिल नाम का एक युवक एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जैसा कि साहिल की शादी को अभी महज 2-3 महीने ही हुए थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी बीच साहिल की कंपनी उसे एक जरूरी काम के लिए कुछ समय के लिए मुंबई बुला लेती है। साहिल अपनी नई नवेली दुल्हन तान्या को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसलिए उसे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई पहुंचने के 1-2 हफ्ते बाद साहिल ने अपनी पत्नी तान्या को फोन किया और कहा, क्या तुम मुंबई घूमना जाओ चाहोगी? यह सुनते ही तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां तान्या ने बचपन से ही मुंबई को सिर्फ फिल्मों और टीवी में देखा था, अब उसे सच में मुंबई घूमने का मौका मिल रहा था। उसने बहुत खुशी में हाँ कह दी। साहिल ने तुरंत 7 अक्टूबर 2011 का बेंगलुरु से मुंबई का टिकट रिजर्व करा दिया। तान्या पूरी तैयारी के साथ बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंचती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। ट्रेन ट्रेन चलने से पहले वो पहला फोन अपने सास ससुर को करती है और कहती है, मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। करीब 1000 किलोमीटर का सफर है। 16 से 17 घंटे में साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो साहिल को फोन करती है और साहिल से भी वही बात बताती है। साहिल उसे समझाता है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सफर पर ध्यान देना और रास्ते में किसी भी अनजान शख्स से ज्यादा बातचीत मत करना और ना ही किसी की दी हुई कोई चीज को खाना। लेकिन तान्या को क्या पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दोस्तों ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है। तान्या की बोगी में उसके ठीक सामने वाली सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान लग रहे थे और आपस में कोई बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, उन दोनों में उन दोनों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी और धीरे धीरे तान्या से भी बात करने का मौका ढूंढ लिया। उनमें से एक शख्स बेहद शालीनता से तान्या से कहता है, बहन जी, लगता है आप पहली बार मुंबई का सफर अकेले कर रही हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग भी मुंबई ही जा रहे हैं। रास्ते में कोई भी दिक्कत हो तो
आप हमें बता सकती हैं? इसके बाद रास्ते भर तान्या हर कुछ घंटे में खिड़की से बाहर का नजारा देखकर अपने पति साहिल को फोन पर अपडेट दे रही थी कि वो कहाँ पहुंची है। सफर लंबा था, इसलिए धीरे धीरे बातों बातों में तान्या का उन अनजान लोगों पर भरोसा बढ़ गया। जब तान्या अपना खाना खा रही थी तो शिष्टाचार के नाते उसने सामने बैठे लोगों को भी पूछ लिया कि आप लोग खाना खाएंगे। उन लोगों ने खाना ले लिया और बदले में कुछ देर बाद तान्या की तरफ चाय का कुल्हड़ बढ़ा दिया। तान्या मना नहीं कर पाई। सफर अब खत्म होने वाला था। मुंबई महज 150 किलोमीटर दूर रह गया था। तान्या ने साहिल को आखिरी फोन किया और बताया कि मैं बस 1.5-2 घंटे में पहुंच रही हूँ। साहिल ने कहा, मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन काटने के बाद तान्या ने वो चाय पी ली और चाय पीते ही चंद मिनटों के भीतर तान्या का सिर घूमने लगा और वो गहरी बेहोशी के आगोश में समा गई। उसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद जब तान्या की आंखें हल्की सी खुली तो वहां का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। वो ट्रेन में नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार कार के अंदर थी। उसके आसपास वही दो लोग बैठे थे और गाड़ी में एक नया ड्राइवर भी था। तान्या ने घबराकर टूटी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है और उसे धमकी दी जाती है, अगर जरा सा भी आवाज निकाली तो बहुत मारेंगे, चुपचाप पड़ी रहे। दोस्तों, दरअसल उस चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसकी वजह से तान्या में उन दोनों का विरोध करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो लोग तान्या को बीमार हालत में दिखाकर स्टेशन से बाहर निकालने में कामयाब हो गए थे। वो गाड़ी सीधे मुंबई के एक बदनाम रेड लाइट एरिया के कोठे पर जाकर रुकती है। वहां दो महिलाएं पहले से ही मौजूद थीं। तान्या को गाड़ी से उतारा जाता है और उन कोठे वाली महिलाओं के साथ तान्या की सौदेबाजी शुरू होती है। काफी मोल भाव करने के बाद करीब 45,000 रुपए में तान्या का सौदा तय होता है। वो दोनों दलाल पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। जब तान्या को पूरी तरह होश आता है तो वो रोने गिड़गिड़ाने लगती है और भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन वहां मौजूद हैवानों को तरस नहीं आता। वो लोग उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं और चिल्लाने पर उसका मुंह बंद कर देते हैं। दिन गुजरने लगता है। 1 दिन, 2 दिन और देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ साहिल का तान्या को ढूंढ ढूंढ कर और रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो कई घंटों तक स्टेशन पर भटकता रहा। तान्या का फोन लगातार बंद बता रहा था। उसने बेंगलोर में अपने माता पिता से बात की, मुंबई और बेंगलोर के रेलवे स्टेशनों के चक्कर काटे। उसने रेलवे पुलिस में भी शिकायत की, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पर तान्या का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उधर कोठे पर तान्या को रोज मारा पीटा जाता था और उसे खाने को खाना तक नहीं दिया जाता था, ताकि वो असहाय हो जाए और उन लोगों के सामने टूट जाए और उनकी बात मान ले। 16वें दिन कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी तान्या के पास आती है और आखिरी चेतावनी देती है, बहुत दिन हो गए हैं ड्रामा करते हुए। अगर आज तैयार होकर ग्राहकों के सामने नहीं बैठी तो वो हसर करूंगी कि रोने लायक भी नहीं बचोगी। वहां काम करने वाली दूसरी लड़कियों ने भी तान्या को समझाया कि अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अपनी जान बचानी है तो इनकी बात मान जाओ।
आखिरकार टूट चुकी तान्या भारी मन से कोठे के कपड़े में सजकर खड़ी होने को तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसी दिन तान्या के कमरे में उसका पहला ग्राहक आता है। जैसे ही वो शख्स अंदर से दरवाजा बंद करता है, तान्या उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। और तान्या रोते हुए कहती है कि भैया, मुझे माफ कर दो, मैं इस दलदल की नहीं हूं। मेरे पति साहिल बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। मैं तो सिर्फ मुंबई घूमने आई थी और ट्रेन में किसी ने मुझे नशा देकर यहाँ बेच दिया। मुझे बचा लो। कोठे पर आने वाला हर इंसान का जमीर मरा हुआ नहीं होता दोस्तों। उस शख्स के अंदर की इंसानियत जाग उठती है। वो तान्या का दर्द समझता है और पूछता है, आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब तान्या कहती है, बस बस भैया, मुझे मेरे पति से एक बार बात करा दो। 16 दिनों से तान्या की तलाश में पागल हो रहे साहिल के फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दोस्तों, जैसे ही वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ से तान्या की रोने की आवाज आती है। तान्या कहती है, साहिल, साहिल मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो। साहिल चिल्लाता है, तान्या, तुम कहाँ हो? लेकिन तान्या को खुद उस जगह का पता नहीं पता था। तभी वह पहला ग्राहक फोन अपने हाथ में लेता है और साहिल को उस रेड लाइट एरिया, कोठे और कमरे की सटीक लोकेशन समझा देता है। लोकेशन मिलते ही साहिल के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो करे तो करे क्या। अगर वो सीधे पुलिस लेकर छापा मरवाता है तो हो सकता है कि कोठे के गुंडे पुलिस को देखकर तान्या को कहीं गायब कर दे या उसे नुकसान पहुंचा दे। इसलिए साहिल ने एक बेहद साहसी और ठंडे दिमाग से योजना बनाई। दोस्तों, साहिल खुद ग्राहक बनकर उस कोठे पर पहुंच जाता है। कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी उसके सामने कई लड़कियों को लाती है, लेकिन साहिल सबको रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार सुनीता पुजारी कहती है, अच्छा ठीक है, एक नई लड़की आई है, उसे देखो। और जैसे ही सुनीता पुजारी नई लड़की यानी कि तान्या को साहिल के सामने ले जाती है, साहिल और तान्या की नजरें मिलती हैं। दोनों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन दोनों खुद को संभालते हैं। साहिल कहता है, मुझे यह लड़की पसंद है। वो तान्या को लेकर कमरे के अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है और तान्या को गले लगा लेता है। साहिल कहता है, तान्या, बिल्कुल डरना मत, अब मैं आ गया हूं, बस यहां से भागने की कोशिश मत करना। बाहर इनके गुंडे हैं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। कमरे के अंदर बैठकर साहिल तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाता है और वो 7 अक्टूबर से लेकर अब तक की पूरी आपबीती पुलिस को बताता है और अपनी सटीक लोकेशन शेयर करता है। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भारी पुलिस बल के साथ उस कोठे पर एक साथ धावा बोल देती है। पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर साहिल और तान्या को सुरक्षित बाहर निकलती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में न सिर्फ तान्या आजाद होती है, बल्कि दोस्तों, दलालों के चंगुल में फंसी कई और बेगुनाह लड़कियों को भी उस नर्क से बाहर निकाला जाता है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी, उसके साथ रविदास शेख और 2 अन्य लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। बाद में इन आरोपियों की निशानदेही पर ट्रेन में तान्या को नशा का नशीला पदार्थ देने वाले उन दोनों शातिर दलालों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर अकेली और भोली भाली महिलाओं को गिद्ध की तरह निशाना बनाते थे।
दोस्तों, इस पूरी घटना में साहिल ने जो मिसाल पेश की, उसके लिए उसे जितनी सलामी दी जाए कम है। कोई और रूढ़िवादी सोच का पुरुष होता तो शायद अपनी पत्नी पर ही कीचड़ उछालता, या तो समाज के डर से उसे अपनाने से इनकार कर देता। लेकिन साहिल ने अपनी पत्नी की बेगुनाही पर भरोसा किया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। एक सच्चे जीवन साथी का फर्ज निभाया। साहिल का यह कदम वाकई काबिले तारीफ है। जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूंगा, जब भी सफर पर निकलें सतर्क रहें। रास्ते में मिलने वाले सहयात्रियों से बातचीत करना बुरा नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए खाने पीने के सामान पर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके परिवार को बड़ी तबाही से बचा सकती है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।